नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल गढ़फुलझर के नानक सागर में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और विशेष कीर्तन समागम में भाग लिया। सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री को सरोफा भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के साथ अरदास में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सिख समाज की तरफ से यहां पर हर साल होला मोहल्ला समारोह का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। इस समारोह का समापन हो रहा है। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें शामिल हुए हैं और गुरु नानक जी के प्रार्थना की है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे और यहाँ पर खुशहाली हो। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नानक सागर अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। छत्तीसगढ़ संतों की तपोभूमि रहा है और यहाँ अनेक महान संतों ने मानवता, सेवा और सद्भाव का संदेश दिया है। उन्होंने घोषणा की कि गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई। ये गढ़फुलझर का नानक सागर बड़ा ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी के खड़े हैं, उनका यहाँ पर पधारना हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ा धरोहर है और सिख समाज की तरफ से यहाँ पर हर साल होला मोहल्ला समारोह का आयोजन होता है, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी आज उपस्थित हुए और हमारे सभी समाज के जो गौरव हैं और केड़ा के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सवन्नी जी, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं अमरजीत सिंह जी, स्काउट गाइड के इंद्रजीत सिंह जी हैं और समाज के वरिष्ठों की उपस्थिति में इस समारोह का समापन हो रहा है। और हम लोगों का भी सौभाग्य कि इसमें शामिल हुए हैं और गुरु नानक जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित सिंधी समाज के पावन चेट्री चंड महोत्सव में आयोजित चंद्रजी रात कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख शांति की प्रार्थना की और सिंधी समुदाय के विकास में योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल हमें इसी तरह के महोत्सव में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सिंधी समुदाय का उत्सव था, जिसमें राज्य भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आज राज्य भर से और भी अधिक सिंधी लोग यहाँ आए हैं। ये सिंधी समुदाय विभाजन की भयावहता से सबसे अधिक पीड़ित रहा है। हालांकि यह समुदाय अविश्वसनीय रूप से मेहनती है। विभाजन के समय उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, घर, खेत, व्यवसाय, सब कुछ। यहाँ वे शून्य से नायक बन गए। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण इतना मेहनती और एकजुट समुदाय है और एकजुट समाज को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हम 2047 में एक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमें उसमें भी सिंधी समुदाय के योगदान से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कल भी एक इसी तरह के महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। सिंधी समाज का ही वो महोत्सव था, जिसमें प्रदेश से वहां भी हजारों की संख्या में उपस्थित थे। आज उससे भी ज्यादा संख्या में हमारे सिंधी समाज के बंधुगण, माताएं, बहनें यहाँ पर पूरे प्रदेश से पधारे हैं। मैं सबका नमन करता हूँ, सबको मैं जोहार करता हूँ। और ये सिंधी समाज ऐसा समाज जो विभाजन का सबसे ज्यादा विभीषिका का दंश झेला है, लेकिन ये समाज बहुत ही परिश्रमी है और जब विभाजन हुआ तो अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। घर द्वार, खेती बाड़ी, व्यापार, सब कुछ छोड़कर आना पड़ा और यहाँ पर जीरो से फिर हीरो हो गए अपने मेहनत और परिश्रम के बदौलत। तो ऐसा ये परिश्रमी समाज है और एकजुट रहने वाला समाज है और इस तरह से एकजुट
रहने वाला समाज को विकास में कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा ये सिंधी समाज है जो आज व्यापार के क्षेत्र में चाहे उद्यम के क्षेत्र में आज बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ के विकास में भी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और आगे अगर हम 2047 विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें भी सिंधी समाज के योगदान का हम लोग को बहुत अपेक्षा है, क्योंकि हम लोग के बीच में कलाकार बंधु भी आए हैं। ज्यादा भाषण छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को सक्ती जिले में धान उठाव नहीं होने का मुद्दा उठा। विधायक रामकुमार यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि 17 जनवरी से धान का उठाव रोकने की वजह से किसानों का धान बारिश में खराब हुआ और करोड़ों का नुकसान हुआ। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि धान की रिसाइकलिंग रोकने के लिए अस्थायी तौर पर उठाव रोका गया था और 31 मार्च से पहले शेष धान उठा लिया जाएगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी इस फैसले और किसानों के नुकसान को लेकर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर संभाग के भवन विहीन और जर्जर भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर चिंता जताई। इस पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने जल्द ही सारी व्यवस्थाएं पूरी करने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने अमानक चावल को मुद्दे पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को घेरा। विपक्ष ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कर FIR दर्ज कराने की भी मांग की। खाद्य मंत्री से संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सभापति महोदय जी, बस वो पॉइंटेड सवाल है कि आप धान जो उठाव रोक दिया, जबकि सक्ती जिला में बहुत सारा राइस मिल है और जब धान नहीं उठे तो पानी गिरते, दुनिया भर के धान खराब होते और भुगतना गरीब आदमी है चौर के रूप में अंतिम में पाते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे रोके क्या कारण है जब कहते हैं राइस मिले सक्ती जिला में? माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो धान रोका गया था माननीय सभापति महोदय, ये रिसाइक्लिंग ना हो इसके वजह से धान को रोका गया था। सभापति महोदय, आज आपके जो रिसाइक्लिंग के भाषा में जो बोला धान उठाओ शंका के दायरे पे कि यह धान फिर से बेचते मन करके, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आखिर में जब धान नहीं उठावाओ तो वो पानी पाते, अब पानी पाते तो गरीब आदमी जो अंतिम छोर के व्यक्ति है ओला चौल फिर भेजता जेला पानी पाया चौल पताड़ी खा पाए चौल फिर वो खाते। और एक गलती कौन करे? सरकार करे, आपके अधिकारी करे। जब कोते राइस मिले, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जत्ता जो है टिकरा है, जत्ता के गलती के काला करिया वो जो सोसाइटी में काम करो या ऑपरेटर है, समिति है, तेकरे ऊपर मूड में तू डालना चाहता हूं, जबकि आप स्वयं कहा था कि रोके रहेगा। कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो गांव के छोटे कर्मचारी सोसाइटी के ओकर ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि सभापति महोदय आप देखे पूरा प्रदेश देखे, वहां जो है चौर ला धान ला मुसवा खा देखा थे। मोर खुद जिला में सक्ती जिला में मोर चरणदास महाजी मोर नेता के जिला में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा मुसवा खाएगा कि मन दे हवा। मैं आपके माध्यम से पूछना ऐसे कहे जो खाद्य अधिकारी पर कार्रवाई करिया का? माननीय सभापति महोदय, मैं सक्ती जिला के संबंध बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, वहां धान का कुल खरीदी हुआ था 47.41 लाख क्विंटल हुआ था। उसमें आज की स्थिति में उसमें धान उठाव माननीय सभापति महोदय 44.25 लाख क्विंटल धान का उठाव हो गया है सभापति महोदय, और वहां शेष मात्र 3.16 लाख क्विंटल धान ही शेष है सभापति महोदय। वैसे 31 मार्च तक का है, हम उसके पहले धान उठा लेंगे सभापति महोदय। आपके खुद अधिकारी आप रिपोर्ट दे, डबरा में, बोड़ा सागर में, मोर नेता चरणदास महाजी के क्षेत्र में 3 आपके जो है संग्रहण केंद्र है और तीनों जगह में रिपोर्ट आए कि धान के जो कमी पा गए वो सुक्ति के नाम से, मुसवा खाए के नाम से लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आपने बताया। ऐसे कर्मचारी ऊपर, ऐसे अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिए का? फिर से वो गरीब आदमी अगर तकलीफ पाते, वो पानी पाया चौला, पताड़ी पाया
चौलाहा पर फिर गरीब आदमी पर भेजिया। ऐसे दोषी अधिकारियों पर, ऐसे जो संग्रहण केंद्र के अधिकारियों पर कार्रवाई करिए का मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कब से संचालित है? माननीय मतलब आंगनबाड़ी का कब संशोधन हुआ वो बता दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि एकदम डिटेल पे माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो इसकी जानकारी माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगी। कब से जानकारी उनको उपलब्ध कराऊंगी माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, ये 2909 केंद्र भवन भी है, 1021 जर्जर अवस्था में है, 3445 पेयजल उपलब्ध नहीं है कहीं भी, 4200 केंद्र में शौचालय उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ सरकार चाहती है कि नर्सरी कक्षा शुरू होगा, बिना भवन का, बिना पेयजल का, बिना शौचालय का, ये संभव है क्या? तो बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि इसमें इस प्रश्न में डिटेल दिया गया है माननीय सभापति महोदय जी कि कितने भवन विहीन हैं, कितने भवन किराए पे चल रहे हैं, कितने जर्जर हैं, कितने केंद्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने संभाग स्तर पे जानकारी पूछी है तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराते हुए, परिशिष्ट लगा हुआ है, आप देख लीजिए उसको, दिया हुआ है। और ऐसा नहीं माननीय सभापति महोदय जी, काफी सारे भवन हम स्वीकृत करते जा रहे हैं, काफी सारे आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की व्यवस्था की स्वीकृति भी मिली है, पेयजल की स्वीकृति की व्यवस्था भी मिली है। को बताना चाहूंगा, बैकलॉग देंगे यदि ई-केवाईसी नहीं हुआ है और हो जाता है तो पिछले महीना का जो भी नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। माननीय माना से चावल नहीं मिल पा रहा। माननीय सभापति महोदय, गरीबों का चावल खाना बंद करो, बंद करो, गरीबों का चावल खाना बंद करो। श्रीमती शेषराज हर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर रसोले सर से मिलने आते हैं करके 11th-12th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो उनकी क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनकी वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे।
have him not just as a teacher but as a mentor. Thank you so much, sir. श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित कर दी है। अभी इंसर्जेंसी से प्रभावित असम, जहां पहले कई चरणों में चुनाव होते थे, इस बार एक ही चरण में संपन्न होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व तथा असम में भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि उत्कृष्ट कानून व्यवस्था के कारण पहली बार ऐसा संभव होने जा रहा है। पार्टी के सौंपे दायित्व का निर्वहन करने हम असम पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को प्रचंड जनसमर्थन मिलने जा रहा है। असम में भाजपा का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए निर्वाचन के तारीखों की घोषणा कर दी है। जहां तक असम प्रदेश का प्रश्न है, यहां पर 9 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे। पूरे असम में
एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। जो असम कभी इंसर्जेंसी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ करता था, कई चरणों में चुनाव कराने पड़ते थे, इस बार एक ही चरण में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। जो असम में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की 12 सालों से केंद्र में जो सरकार है उसने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, उसी का परिणाम है कि एक चरण में अच्छे कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण चुनाव असम में संपन्न होने जा रहा है। 9 अप्रैल को असम में चुनाव होंगे और मतदान की तारीख रहेगी और 4 मई को मतगणना की तारीख रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की यह लहर नहीं, सुनामी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, यहाँ के राज्य सरकार के हेमंत जी के नेतृत्व को ऐतिहासिक आशीर्वाद मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग यहाँ संगठन द्वारा निर्धारित दायित्वों के तहत, जैसे मैं 10 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय अरुण साव जी भी काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी भी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न कार्यकर्ताओं की ड्यूटी छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से लगाई गई और सब हम लोग यहाँ पे अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं और मूल रूप से असम के साथियों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व को, हेमंत जी के नेतृत्व को ऐतिहासिक और प्रचंड आशीर्वाद जो मिलने जा रहा है, उसके भी हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। प्रदेश के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल पर कथावाचक डॉक्टर रामानुरागी महाराज द्वारा भागवत कथा कराकर 15 लाख रुपए भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इसका वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। रुपए नहीं देने पर उसने विधानसभा के सामने आत्मदाह के प्रयास की भी धमकी दी है। इस मामले में मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने न तो कथा कराई और न ही उसके शुभारंभ और समापन में गया। इसके बाद भी दबाव बनाकर मुझसे रुपयों की मांग की जा रही है। मुझे उक्त कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आस्था से जुड़ा विषय होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं कथा व्यास डॉक्टर रामानुरागी जी महाराज, जो कि मैं गत 2 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा किया हूँ लखनपुर में, जिला अंबिकापुर, माननीय कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल जी के यहाँ, जिन्होंने कथा कराने के बाद में मुझे अभी तक कोई धनराशि नहीं दी है और मैं जितने बार भी आता हूँ मुझे धक्का मार के साइड कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म की यही मर्यादा है क्या? एक संत के साथ में ऐसा घोर अन्याय और अपमान किया जा रहा है, जिससे कि मैं और इस समय मैं संसद भवन गेट नंबर 3 के सामने बैठा हूं। अगर मुझे मेरा हक न मिला, विधानसभा के ठीक सामने मैं बैठा हुआ हूं, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं यहीं पर आत्मदाह करने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय, जय श्री राम। अभी 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित कोई भागवत कथाकार हैं जो बोलते हैं कि मेरे द्वारा कथा करवाकर पैसा नहीं दिया गया। भारतीय नमो सेवा दल नामक कोई फर्जी संस्था के द्वारा आवेदन दिया गया था कि लखनपुर में भागवत कथा कराना है, जिसके लिए संस्कृति विभाग से विभिन्न खर्चों के लिए 15 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैंने उनको स्पष्ट मना किया था कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने उच्च अधिकारी को भेज दे रहा हूँ, हो जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। परसों अचानक आया हो, मैं विधानसभा के लिए निकल रहा था तो मैं बोला मैं तो उनको खबर नहीं मिला था, नहीं जानता था कि बस मैं वृंदावन से आया हूँ। मैं कहा महाराज मैं विधानसभा जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे करके मैं निकल गया। बाद में उसने वीडियो डाला कि राजेश अग्रवाल द्वारा ऐसे करवा के और पैसा नहीं दिया गया। उसका आवेदन विभाग से पैसा प्राप्त करना था, विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ, तो उसका दबाव बन रहा है कि मैं स्वयं दूं, जबकि ऐसा कोई बातचीत हुआ नहीं था, ना मेरे द्वारा करवाया गया है, ना मैं लखनपुर में वो कथा किया होगा।
उसके बावजूद मैं कभी नहीं, न तो शुभारंभ में, न समापन में, न बीच में कभी गया, न मेरा परिवार गया, न मेरे द्वारा किसी प्रकार का आयोजन करवाया गया था। आयोजकों ने उसको पैसा नहीं दिया, इसलिए वो जबरदस्ती दबाव बनाकर हमसे पैसा मांग रहा है। वो कथित साधु के खिलाफ वैसे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा विषय, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र के लिंगियाडीह क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां फ्रिज में हुए तेज धमाके के बाद मकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के समय महिला घर में अकेली थी और आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। मृतका महिला का नाम जया अग्रवाल है, जो लिंगियाडीह में साईं मंदिर के पीछे स्थित अपने मकान में रहती थी। रविवार देर रात अचानक उनके घर में रखे फ्रिज में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों में रह रहे लोग घबरा गए और तुरंत अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जब लोगों ने देखा तो गली के एक मकान से तेज लपटें और धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और हर कोई आग बुझाने की कोशिश में जुट गया।
रायगढ़ शहर के व्यस्ततम इलाके गोपी टॉकीज के सामने स्थित सेल स्पॉट इस मोबाइल शॉप में हुई लाखों की चोरी की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस ने सुलझा लिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने न केवल मुख्य आरोपी को रायपुर से भागते वक्त चलती ट्रेन में दबोचा, बल्कि चोरी गए सभी 16 आईफोन 100% बरामद करने में सफलता हासिल की। बरामद मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त बाइक की कुल कीमत करीब 14,15,000 रूपए बताई गई है। शातिर आरोपी आकाश चौहान ने 9 मार्च की रात लक्ष्मीपुर निवासी मोहम्मद फारूक की दुकान सेल स्पॉट के शटर बंद होने के बाद सेंधमारी कर दुकान के पीछे निर्माणाधीन हिस्से में लगी लोहे की सीढ़ी का सहारा लिया और दूसरी मंजिल के दरवाजे का लॉक तोड़कर भीतर दाखिल हुआ। उसने काउंटर और शोकेस में रखे कीमती 16 नग आईफोन और नकदी समेटी और उसी रास्ते से फरार भी हो गया। अगले दिन सुबह जब संचालक ने दुकान खोली तब इस बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। घटना दिनांक 9 तारीख को गोपी टॉकीज के सामने जो शॉप था सेल स्पॉट, उस दुकान में चोरी हुई थी, जिसके अंतर्गत प्रार्थी ने बताया था कि उसके दुकान से 15 नग मोबाइल आईफोन चोरी हो गया, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए थी। इस पर पुलिस ने अपराध कायम किया था 305 और 331(4) BNS के तहत और विवेचना किया जा रहा था। सीसीटीवी से पुलिस को कुछ क्लू मिले और उसके बाद हमारी तकनीकी टीम इसमें लगातार सक्रिय थी और साइबर टीम को कुछ जब पुख्ता क्लू मिला, इसके आधार पर रायपुर में टीम को रवाना किया गया और वहां पर ये जो मुख्य आरोपी है आकाश चौहान, इसे वहां से जब पुलिस टीम गई तो वहां से भागा और रेलवे स्टेशन पे बिल्हा के पास में इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और यहाँ पे लाने के बाद इसके पास से चोरी गए सारे मोबाइल को यहाँ से बरामद किया गया। उसमें अपने एक और दूसरे साथी लक्की को भी शामिल किया था और उस दोनों ने मिलकर इस चोरी की पूरी घटना को अंजाम दिया था। इसका जो दूसरा साथी था, इसका चोरी का माल खपाने में इसकी भूमिका थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूर्व में भी इसने एक चोरी की थी चक्रधा नगर में, उसमें भी इससे रिमांड लेकर उसमें भी जब्ती किया जाएगा और आज अभी इन दोनों को रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये इसका कहना है कि सडन उस दिन जो उसका बाजू वाली दुकान थी उसमें कुछ दरवाजा खुला हुआ था और उसका आभास हो गया कि ये दरवाजा खुला हुआ था, इसके अंदर हम जा सकते हैं और उस दुकान में प्रवेश किया। वहां से निकल के बाजू वाली दुकान में आया जहां चोरी किया और वहां पे जो शटर लगा हुआ था कांच का, उसका ताला तोड़ दिया उसने और तोड़ गोली वगैरह नहीं था, कांच का ही था, उससे तोड़ के अंदर घुसा और वहां चोरी कर लिया था। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।